तो देखिए दोस्तों, जितने भी लोग एआईसी हिंदी का आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक है सबसे पहली बात। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे, आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 17-20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कर लेते हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले। क्या मतलब लक अच्छा रहा है तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम किस टाइप से आएगा और आपको कैसे लिखना है। देखिए 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग 2 घंटा है, आप सभी को मालूम है। क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 15 मार्क्स वाले जो है 3 क्वेश्चन आएंगे। समझ गए, 15 या 45 और ये 5 50। 15 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से किसी 3 का आंसर करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कितना में कीजिएगा तो मैं बता दे रहा हूँ। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग का अगर लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग 2 खड़ा पन्ना में दे दीजिए। 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 साइड होते हैं, एक साइड ये, एक साइड ये साइड, ये साइड। ठीक है, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, यानी कि 2 खड़ा पन्ना में देंगे तो आप 4 पेज में लिखेंगे। ठीक है, इतना अगर आप लिख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इतना नहीं लिख पाते हैं तो 3 पेज में दें, यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सेट किया है कुछ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप देखेंगे तो आपके 2 यूनिट में पेपर है। पहला है आपका हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है, और दूसरा है आपका यह प्रशासनिक पारिभाषिक शब्द। तो इन सब के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं आपको। डेफिनेटली पेपर फंसेगा फंसेगा, जरूर फंसेगा जी, काहे नहीं फंसेगा। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किए हैं। पहला है आपका, हिंदी व्याकरण के जनक कौन हैं? तो दोस्तों दामोदर पंडित को हिंदी व्याकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पिता कहा जाता है। ऐसे हिंदी का पिता नहीं पूछेगा, पूछा जा सकता है तो दामोदर पंडित। ठीक है, हिंदी व्याकरण का जनक। अगला है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हम लोग बचपन से आ रहे हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसको डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, फिर द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक, उसके बाद फिर भाववाचक। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, सब पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका, विशेषण कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, सबका परिभाषा और उसके भेद पढ़ के जाना है, और आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगे तो आपके भेद पूछा जाएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं या फिर भेद होते हैं? प्रकार बोलिए चाहे भेद बोलिए। ठीक है, आज बोलते हैं ना, आज तुम्हारा सब भेद खोल देंगे इसके सामने कहेगा भेद है ना। ठीक है, तो संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है, समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास एक कठिन टॉपिक है यार, हिंदी व्याकरण का डेफिनेटली कठिन है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है समास का, बहुत ईजी तरीके से। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगर पूछा जाए पीताम्बर, नीलकंठ, दशानंद, ठीक है, नीलांबर, मतलब कोई भी देखिए हिंदू धर्म के भगवान का नाम रहेगा तो डेफिनेटली वह मैक्सिमम चांस है 90% की बहुव्रीहि समास में होता है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए नीलकंठ, पीताम्बर, दशानन, लंबोदर, ये हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवता हैं, है ना। हाँ, तो ये बहुव्रीहि समास है। अगर पूछ ले जैसे कि जब किसी समास में, समास किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को समास बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, समास के 6 का भेद होता है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ समास का आपको दे दूंगा, जैसे कि दिन रात। ठीक, दिन डैश रात, माता पिता, यानी कि माता डैश पिता, तो जिसमें आपका डैश लगा होता है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। मतलब दोनों में ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, दोनों एक दूसरे के समान है। अब बोलिएगा माँ बड़ा ना बाप बड़ा, दोनों है जी ग्रेट,
किसको बताएंगे? द्वंद्व हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़ा चलने लगता है, ठीक है। द्वंद्व मतलब लगता है ना कि झगड़ा, हाँ। तो द्वंद्व समास जिसमें आपको साथ में आते हैं, सहचर शब्द होते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, काका काका, फूफा फूफा, ठीक है, लड़का लड़की, भाई, उसी तरह से जितना भी है ये डैश वाले शब्द रहेंगे उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलेंगे। कौन सा समास? द्वंद्व, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए तो लिखना है। आकाश पाताल, दिन रात, सुबह शाम, ये सभी आपके द्वंद्व समास है। द्विगु समास के मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। द्विगु या फिर द्विगु समास बोलते हैं या फिर द्विगु समास, जो भी बोलना है बोल लीजिए। जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो, जिस समास के प्रथम पद से हमें संख्या का पता चलता है उसे द्विगु समास बोलते हैं। जैसे अब मैंने बोल दिया पंचवटी, ठीक, पंचवटी कैसा समास है? तो यहाँ पे पंच से हमारा क्या अर्थ आ रहा है? पाँच, तो यह क्या हो जाएगा हमारा? द्विगु समास, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया सप्ताह, तो सप्ताह में कितना आता है? 7, ठीक, तो ये कैसा समास हो गया? ये आपका फिर द्विगु समास हो गया, ठीक है। फिर हम बोल देते हैं 11वीं, या फिर कुछ भी जिसमें हमें संख्या का पता चलता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा? द्विगु समास। तो 3 को समास तो मैंने यहीं पे आपको करवा दिया। द्विगु हो गया, दिन रात हो गया। बहुव्रीहि समास ऐसा होता है जो अक्सर आपके जो इसमें देवी देवता भगवान के शब्द होते हैं, ठीक है। अगर पूछ ले यथाशक्ति, ठीक, यथाशक्ति, जहाँ तक संभव हो, इसमें कौन सा समास है? तो ये अव्यय भाव समास है। अव्यय शब्द के पहले से जो शुरू होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देवनागरी लिपि का भाषा क्या है, या फिर हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, ठीक है। दोनों भाषा की लिपि देवनागरिक है। अगर आपको पूछ लें कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है तो आप लोग नहीं बता पाते हैं, आप में से बहुत से लोग, ठीक है। हिंदी का तो सबको बता देता है, लेकिन संस्कृत का भी लिपि देवनागरिक है। अगर पूछ ले देवनागरी किस भाषा की लिपि है, तो या फिर आप हिंदी लिखिए या फिर संस्कृत, कोई भी लिख सकते हैं, काम चल जाएगा, या फिर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि क्या जाता है क्वेश्चन ये इस टाइप से, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में कौन सा संधि है? तो स्वर संधि है। कोई भी आपको एक वर्ड दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा संधि है, तो विद्यालय में स्वर संधि है, ठीक। अगर बोल ले कि विद्यालय के संधि विच्छेद करें तो विद्या जोड़ आलय। फिर हिमालय, हिमालय में कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जोड़ आलय। तो दोस्तों आपका संधि विच्छेद एगो आएगा। हिमालय और विद्यालय बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। अब देखिए आपके वाई के शुद्ध करने के क्वेश्चन आएंगे। अरे यार एक पेज तो मैंने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, अभी डाल दूंगा तुरंत यार, वीडियो रोक के डालूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आएंगे कि निम्नलिखित 5 गो वाई के दे देगा चाहे 10 गो, और बोलेगा कि इसको शुद्ध कीजिए, ठीक है। या फिर एगो जोग भी आएगा। राम ने यहाँ पे चायबासा दिखाया, राम ने मुझे चायबासा दिखाया, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मुझे चायबासा दिखाइएगा ना, मैं बोकारो का हूँ यार, ठीक है। तो राम ने मुझे चायबासा दिखाया, तो यहाँ पे क्या है? गलत है। राम ने मुझे चायबासा दिखाया, दिखाई लिखा है, तो यहाँ पे गलत है, इसका हो जाएगा राम ने मुझे चायबासा दिखाया, ठीक है। दिखाई यहाँ पे स्त्रीलिंग बोधक हो जाता है और दिखाया यहाँ पे पुरुष बोधक होगा, ठीक है। फिर है लता बड़ा मीठा गाता है। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है कि किसी लड़के को बोल रहे हैं, लेकिन लता एक लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लता बड़ी मीठा गाती है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही? लता बड़ा मीठा गाती है, क्या हो जाएगा? लता बड़ा मीठा गाती है। और यहाँ पे क्या था? लता बड़ा मीठा गाता है। तो अंत में ती है, ता है, ती है, समझ रहे हैं ना? समझ गए? तो ये आपका शुद्ध अशुद्ध इस टाइप से कुछ करना होगा। मैक्सिमम जो आपके शुद्ध अशुद्ध आएंगे ना, वह आपके इस बोध में आएंगे कि वह पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए मैं आपको अब तीसरा पेज दिखाता हूँ। अब देखिए हमारा तीसरा यहाँ पे आता है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लें। जो शब्द किसी के आगे जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला दे उसे क्या बोलते हैं? बचपन से पढ़ते आए हैं जी, उपसर्ग। जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द में के अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसके उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है पूछ ले कि उपसर्ग का परिभाषा लिखें, ठीक है, या उपसर्ग या प्रत्यय में क्या अंतर होता है। मैंने करवा दिया सब्जेक्टिव, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जितना भी टाइम है अभी आपके पास, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसमें रेडी कर लीजिएगा। फिर है जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर दे उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पे हम दे रहे हैं आकार, ठीक है, क्या हो गया? आकार।
अब इससे बोल देगा कि आकार में कौन सा उपसर्ग जोड़ के हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम निर जोड़ दिए, निर, निर मतलब क्या होता है, जल, ठीक है। निर और आकार कर दिए तो क्या हो गया, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, जैसे शिव जी, ठीक है। निराकार, जैसे हवा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको उपसर्ग या प्रत्यय में किसी शब्द को देकर भी आपको पूछा जा सकता है। अगला है, जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक। इसी तरह से आपको कोई उदाहरण दे देगा प्रत्यय और बोल देगा कि प्रत्यय लिखें, चाहे एक उपसर्ग शब्द का एक उदाहरण दे, चाहे एक प्रत्यय शब्द का उदाहरण दे, चाहे एक समास बहुब्रीहि समास का उदाहरण दे, चाहे एक तत्पुरुष समास का उदाहरण दे, ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं पहले से आपको अवेयर कर दे रहा हूँ। अगला है, सागर सो रहा है। देखिए मैंने अपना ही नाम लिया है यार, दूसरा का नाम काहे लेंगे। सागर सो रहा है यार, नहीं मैं सो कहाँ रहा हूँ, आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ। दिखाई देती है, गाड़ी दिखाई देती है, सूरज निकल रहा है, इन सब में कैसा क्रिया है, ठीक है। तो आपको कोई एक ही आएगा, जैसे सागर सो रहा है तो राम सो रहा हो सकता आ जाए, कोई भी चीज़ आ सकता है, पूछेगा कि इनमें कौन सा क्रिया है। तो ऐसा में अगर 1 मार्क्स का आएगा तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किससे कहते हैं, तो दोस्तों अकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ काम नहीं होता है, क्रिया के साथ काम नहीं होता है तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए अब सोना में क्या काम कर रहे हैं बताइए जरा, कौन सा बड़ा महान आप काम कर रहे हैं सो के यार, ठीक है। तो सोना कोई काम नहीं हुआ, सोना, देखना, सूंघना, ठीक है, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जब आपका बॉडी एक्शन करे, जब हमारा बॉडी काम करता है, ठीक है, यहाँ से वहाँ कहीं जाते हैं या फिर कुछ एक्शन करता है, तब उसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और अन्यथा वह क्रिया अकर्मक होता है। जैसे अब देखिए, सागर खा रहा है, अब मेरा हाथ तो हिल रहा है, बॉडी एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जब हमारा बॉडी एक्शन करता है तब हम उसको सकर्मक क्रिया का नाम देते हैं, ठीक है। राम जा रहा है तो चल रहा है, पैर तो हिल रहा है भाई, तो यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, ठीक। तो ये सब है सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया के उदाहरण आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है, भेदों सहित उदाहरण को लिखें, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। अगला है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको आंसर क्या करना है, विशेषण। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो सर्वनाम कहा जाता है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को, ठीक है। ये सभी कंप्लीट हो गए हैं आपके। एंड दोस्तों क्या बताऊँ, ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊँगा यहाँ पे, ये मैं नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89 86 60 75 41, ठीक है। एक रिक्वेस्ट होगी, इस नंबर पे आपको जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है आप हमें कृपया, यार क्या बताएं एक मिनट रुकिए, फेस देख। तो दोस्तों जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए यार प्लीज़ मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों को आंसर मैच करना होता है, वो भी आपका मैच हो जाता है। एंड क्या होता है कि आपके जब जूनियर कैंडिडेट होते हैं जो आने वाले होते हैं उन सब की हेल्प हो जाती है। समझ गए बात को। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एंड क्वेश्चन मैं फिर से आपको नंबर दे रहा हूँ 89 86 60 75 41। एक बार लिख देता हूँ यार, ठीक है। प्लीज़ यार अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा, तभी ना हम आप लोग की गाइड कर पाएंगे। और मदद एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से कीजिएगा तभी जाके हमारा समाज चलता है, ठीक है। ये देखिए 89 86 60 75 41 नंबर पे अपना व्हाट्सएप है। अब फ़ोन नहीं कीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी मन में सवाल उठता है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पाता है, आप इसमें पूछ सकते हैं। अगर मेरे माइंड में होगा, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेरी ओर से क्या बताएं, अच्छा है, शुभकामना है। बाहर निकलिएगा तो कम से कम घर वालों को पैर वैर छू के निकलिएगा यार, ठीक है। एंड बाइक में स्टैंड वगैरह मत कीजिएगा जब भी आप जाते हैं एग्ज़ाम देने वगैरह। जाइए अच्छे से जाइए, एक अच्छा सिटीजन की तरह, अच्छे नागरिक की तरह एग्ज़ाम दीजिए। चीटिंग वगैरह का सहारा मत लीजिएगा, और चीटिंग करना भी है तो कैसे करना है मैंने बताया था। चीटिंग अगर ले जाते हैं चीट पुर्जा तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में नहीं निकालना है। जब आप देख लिए अब क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैच कर सकता है, तब आपको बाथरूम जाना है, बाथरूम में खोल के देखना है कि हाँ अब मैच करना है, और वहीं पे फेंक देना है बाथरूम में। चीट पुर्जा एकदम हॉल में नहीं खोलना है, लेके जाइए, हथियार लेके जाइए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हथियार लेके जाइए। कहाँ पे निकालना है, बाथरूम में। बाथरूम में जाके देखिएगा हाँ
मैच कर रहा है तुरंत याद कर लीजिए माइंड में और जाके लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया तरीका। हॉल में चीट पुर्जा नहीं खोलना है। बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया। साम दाम दंड भेद सब नीति का उपयोग कीजिए, एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।